तो आज टोटल हेल्थ में चर्चा हो रही है तपेदिक यानी टीबी के बारे में। और इसमें चूंकि घूम फिर कर बात यह आती है कि हम सबको ही जागरूक होना है, हम सबको काम करना है। और इस दिशा में कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी एक संस्था है नेशनल फोरम ऑन ट्यूबरकुलोसिस। उसके प्रेसिडेंट दलबीर सिंह जी से किरण भारद्वाज ने बात की। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दलबीर सिंह जी। आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल फोरम ऑन ट्यूबरकुलोसिस। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि टीबी के ज़्यादातर रोगी या तो सामने नहीं आना चाहते या फिर एडवांस स्टेज में सामने आते हैं। तो कौन सी दिक्कतें हैं या क्या समस्याएं आप समझते हैं जिसकी वजह से ये जो गैप है, ये जो डिले है, ये हो रहा है? समाज के अंदर सोशल स्टिग्मा एंड समटाइम पीपल आर टोटली ऑस्ट्रेसाइज्ड, अबैंडन्ड, एंड दिस स्टिग्मा डजंट टेक प्लेस ओनली in a particular family, also takes place within the community, also in the workplace. एक टीबी पेशेंट है, कहीं नौकरी करने जाता है तो अगर आसपास के उसके सारे पीयर्स को पता लग जाए कि उसके टीबी है तो कोई आसानी से तुम्हारे नज़दीक नहीं आता, फॉर फेयर ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन और वट एवर। दूसरी एक और बड़ी बुनियादी चीज़ है, टीबी हमेशा एक वल्नरेबल सेक्शन को अटैक करती है। अक्सर 90% जो पेशेंट हैं वो मार्जिनलाइज या गरीब परिवारों के हैं। वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों का जो डाइट है, न्यूट्रिशन लेवल है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छे घरों में लोग खा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमने अपने किसी टीवी प्रोग्राम में इसको अभी गौर में नहीं किया कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देने का भी सोचें, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में वो देने भी बहुत ज़रूरी थी। अच्छा प्रोटीन खाना, अच्छी न्यूट्रिशन का खाना खाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये भी टीवी के प्रोग्राम में हमें ये ले मद्देनजर लेके चलना पड़ेगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में भी और इस स्टिग्मा दूर करने के बारे में भी। दलबीर जी, नेशनल फोरम ऑन ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से काम करती है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? किरण जी, हमने ये फोरम जब कंसीव किया था, जब ये फोरम सेटअप किया था कुछ समय पहले, तो बुनियादी तौर पे ये सोच के किया था कि ट्यूबरकुलोसिस एक कलेक्टिव एंडेवर, एक सारों को रल मिलके इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि ये बढ़ती बीमारी जो लगती इतनी सिंपल है, जो ट्रीट भी हो सकती है, जो प्रिवेंटेबल भी है, लेकिन इतनी डायमेंशन इसने गंभीर ले ली इस देश में, क्योंकि इट अफेक्ट्स योर इकोनॉमी। आपको पता नहीं, द टोटल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया इज इन द रीजन ऑफ $24 बिलियन एनुअली। हमारा साल का इतना नुकसान होता है। किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे हमें अगर आने वाले समय में बात करें कि टीबी को नियंत्रित किया जा सके या फिर इसको पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, तो क्या करना बेहद जरूरी होगा? ग्लोबली एक टारगेट है कि 2015 तक 50% कम से कम मोर्टेलिटी रेट हमारा 50% हम गिरा दें। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करें, जिससे हम एक तरीका निकालते हैं भाई 100 रुपये में ही टेस्ट होगा, और टेस्ट भी जो किट अप्रूव करती है सरकार उसके तहत होगा, ताकि बिकॉज डायग्नोसिस द फंडामेंटल ऑफ ऑल ट्रीटमेंट। अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट उसका कभी भी, क्योंकि गलत डायग्नोसिस से एक बीमारी अनट्रीटेड रहेगी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बन गई। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में तो ट्रीट ही नहीं होती 3-3 साल 4-4 साल। पब्लिक सेक्टर में बहुत काम हुआ है, फ्री टीबी केयर है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में चंद एक जो बंदिशें मैंने बताई वो ये हैं कि सुपरविजन और बढ़ानी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा 9 महीने तो 9 महीने पूरी उसने खाई और ट्रीटमेंट बीच में उसने छोड़ नहीं दिया। और जो किट हमने बैन की हुई है इस पे भी इन्फोर्समेंट और चेक्स होने चाहिए। टीबी को खत्म करने के लिए कितना जागरूक होने की जरूरत है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को? टू ओवरकम इंडियाज ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज टुडे, all we need a very strategic vision coupled with a very strong political commitment and in an atmosphere where there is room for greater coordination between all the stakeholders. आपस में एक दूसरे के योगदान से एक दूसरे को हम एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम विजन वाला बनाएं। सिर्फ एक विजन चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए। हर लेवल पे हम सबको जुड़ना पड़ेगा इस बीमारी को दूर करने के लिए, क्योंकि हम सब पे इसका इम्पैक्ट है। ये थे दलबीर सिंह जो प्रेसिडेंट है नेशनल फोरम ऑन ट्यूबरकुलोसिस। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने सामने रखी वो ये कि टीबी यानी तपेदिक एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, चुनौती है, जिसका मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले शिल्पा हैं चंडीगढ़ से टेलीफोन लाइन पर। शिल्पा जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल।
नमस्कार सर। नमस्कार मुझे 3 साल पहले पुल्मोनरी टीबी हुई थी, जी। जिसमें मेरा राइट लंग अफेक्टेड हुआ था। ओके उसका मैंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया था जी, उससे रिलेटेड मुझे 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। पूछिए। सबसे पहला ये कि रेकरेंस जो है उसका कितने % हो सकता है, उसके मुझे क्या टेस्ट हैं? जी वैसे तो मैं स्पूटम टेस्ट कराती रहती, बट मैंने कहीं पढ़ा कि स्पूटम टेस्ट कुछ टेस्ट मिस कर सकता है कुछ केसेस। ओके तो और एक एक्सपर्ट टेस्ट मैंने सुना था, तो उसका क्या सक्सेसफुल रेट? दूसरा मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जब ये इसके मेरे पास सिम्टम्स आए थे शुरू में, तो मसल पेन होती थी मुझे शोल्डर के पास। जी तो डॉक्टर ने तब, अभी क्या होता है कि जब मैं कुछ भारी चीज उठाती हूँ तो मुझे वो मसल पेन होने लग जाती है, तो क्या वो उसके रेकरेंस का इंडिकेशन है? अच्छा और सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी पोस्ट लाइफ, मतलब अब जैसे मैरिज के बाद अदर ऑर्गन्स को टीबी का जो ट्रीटमेंट हो चुका है उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है? जी। मैं ये क्वेश्चन। डॉक्टर सरीन, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी टीबी थी और आपने पूरा इलाज ले लिया तो आप वास्तव में क्योर्ड हैं। तो इस वजह से आपको अब आगे अपनी लाइफ में घबराने की आवश्यकता नहीं है कि शायद आपको दोबारा ना हो जाए या आपके जो भी पारिवारिक जीवन है उसमें कोई असर ना हो, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपने ये सवाल जो किया कि भाई क्या आपको ये चीज़ दोबारा हो सकती है, ये बीमारी दोबारा हो सकती है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इसके चांस थोड़े से ज़्यादा ज़रूर हो जाते हैं, परंतु अगर आपने इलाज ठीक ढंग से लिया है और ठीक समय से के लिए लिया है तो फिर इसका चांस होना उतना ही है जितना कि भी एक अन्य व्यक्ति में होगा। जी। कोई एडेड आपको रिलैप्स रेट का या रेकरेंस रेट का चांस नहीं है। एक बात इन्होंने टेस्ट को लेकर कही, डॉक्टर शर्मा टेस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्पूटम की जांच कराना, इसके अलावा वो कह रही थी कि कई बार उससे नहीं भी पता चलता है, और भी कोई एक टेस्ट है जो शायद आया है, क्या कौन सा टेस्ट इनको कराना चाहिए ये जांच करने के लिए कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं? टेस्ट डिपेंड करता है कि किस बॉडी के किस ऑर्गन का ट्यूबरकुलोसिस है। जी। जैसे अगर मैंने बताया कि फेफड़े कॉमनेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी में जिसमें टीबी होती है। इनको पहले लंग का ही हुआ था। जी हाँ, लंग का हुआ है, तो अगर इनको बलगम, खांसी बलगम होती है तो बेस्ट टेस्ट तो स्पूटम माइक्रोस्कोपी है, कल्चर है, परंतु एक रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कहते हैं जीन एक्सपर्ट, उसको करवाया जा सकता है, कॉस्टली है, बट उसमें जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो इन्फॉर्मेशन एमडीआर टीबी का भी देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जी डॉक्टर शर्मा, ये जो बात हुई, इन्होंने कहा कि क्या सारे बॉडी ऑर्गन्स, ये रेकरेंस की बात कही और ये भी कहा कि क्या हो सकता है। महिलाओं में जब जिक्र आता है टीबी का और इलाज भी चलता है, उसके बाद कुछ महिलाओं में ये समस्या जरूर आती है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को टीबी डिटेक्ट होता है तो उसके बच्चे को कितना खतरा होगा, या उस तरह किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करते हैं? क्या दवाएं रोक दी जाएं या क्या किया जाए उस समय? उनके लक्षण में कोई फ़र्क नहीं आता। और रही बात डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस हो जाता है, परंतु यही होता है कि एक्सरे ज़रा ध्यान से करवाएं। एक्सरे करवा सकते हैं शील्ड करके, अब्डोमेन को चेस्ट एक्सरे करवाया जा सकता है, और बलगम अगर आता है तो बलगम की जांच हो सकती है। रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट जो है जैसे हम ऑर्डिनरी पेशेंट को देते हैं उसी तरह से वही दवाइयाँ इनको दी जाती हैं, परंतु स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे पे असर कर सकता है। बच्चे को टीबी होने के चांसेस आमतौर पे प्रेगनेंसी के टाइम जो ट्रांसमिशन है बहुत बहुत कम है, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की। और दूसरा, बच्चे को जब वो लैक्टेशन की बात आती है डिलीवरी के बाद, उस वक्त अगर मदर को ओपन ट्यूबरकुलोसिस है, कैविटी टाइप का ट्यूबरकुलोसिस है और मदर को खांसी है तो बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस दे सकती है, छोटे बच्चे को। डॉक्टर काबरा, एक सवाल, अब चूंकि इलाज को लेकर अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए, मंजुला पॉल हैं, इन्होंने हमें एक सवाल भेजा है और सवाल इस बारे में है, वही कहते हैं कि जैसे बच्चों की अगर हम बात करें उनमें कुछ लक्षण आते हैं, मान लीजिए वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उनकी ग्रोथ नहीं ठीक से हो रही है, हीमोग्लोबिन भी कम है, लेकिन जब जांच होती है तो टेस्ट में वो चीज़ें नेगेटिव आती हैं कि टीबी तो नहीं है, ESR भी नहीं बढ़ा होता, तो क्या ये एडवाइजेबल होगा कि ATT उनको दिया जाए 2-3 हफ्ते के लिए? क्योंकि बहुत से मामलों में देखा जाता है दे दो
फिर देख लेते हैं कि इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं होती। लेकिन अगर दे दिया तो क्या उसके बाद बच्चे को अगर न हो तो क्या नुकसान होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि एम्पेरिकली या अंदाजे से टीबी की दवाइयाँ किसी को भी नहीं देनी चाहिए और बच्चों को विशेष रूप से नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ये दी जाती अमूमन है, बहुत होता है बच्चों ये के अलावा बड़ों में। इसलिए यदि क्योंकि जो भूख नहीं लगना, वजन कम होना, वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, टीबी उनमें से एक कारण है। इसलिए बच्चों के डॉक्टर निश्चित तौर पे उसको जांच करेंगे कि हाँ, क्या ये टीबी है या और कोई कारण है जिसके कारण से बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए अंदाजे से टीबी का दवाई देने से बच्चे के ऊपर गलत असर भी हो सकते हैं। आमतौर पे ये होता है कि लीवर में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हालांकि यदि बीमारी है तो देना चाहिए, लेकिन यदि नहीं है और उसके बाद भी दें तो तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर शर्मा, यही सवाल आपसे, बड़ों में भी यही होता है, बहुत दिनों तक बुखार नहीं जा रहा, जांच से नहीं पता चल रहा। अक्सर ये सुनने में आता है कि बहुत लोग ये कहते हुए पाए जाते होंगे, डॉक्टर ने कहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा दिन टीबी की दवाई खा के देख लो, अगर ठीक हो जाते हो तो कंटिन्यू कर लेना। ये क्या है, ये जरा बताएंगे इस पर थोड़ा सा? नहीं, एक्चुअली कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे, जैसे हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, फेफड़े के ट्यूबरकुलोसिस की, तो कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर आप यू कैन बी वेरी सर्टन कि ट्यूबरकुलोसिस ही है। और अगर आप बात करते हैं कि चेस्ट के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कहना, पर उसमें सीटी स्कैन वगैरह से पता लग सकता है, पर उससे बीमारी फैलती नहीं है। फैलती तो हमें पता है कि अगर फेफड़े इन्वॉल्व हैं तभी फैलती है। तो इस तरह के केस में ज़्यादा देर एक्चुअली हमें नहीं कर देनी चाहिए, और जितने भी आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनके सहारा लेना चाहिए और टीबी को रूल आउट करना चाहिए। बिकॉज अगर टीबी डिटेक्ट नहीं हुई या डायग्नोसिस नहीं बना तो वो फैला भी सकता है। पर रही बात एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की, यस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ड्रग्स के होते हैं, वो पेशेंट्स पे और उसकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जी।